सिर्फ सनसनी नहीं, मुद्दा संघर्ष और अधिकार की बात से लेकर वह खबर चाहे जो भी हो, लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के निषाद केवट समाज की आवाज़ से, जो दूसरी बार समाज के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और साथ ही विधायक भी हैं। यह सिर्फ पद की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की राजनीति भी है। दूसरी बार निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर आपको हार्दिक बधाई। लोक असर के विभाग बातचीत में आपका स्वागत है। साथियों, निषाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, इसलिए हम सीधे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। निषाद जी, आप दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं, सम्मान या बड़ी चुनौती? सबसे पहले बात, राजनीति के सोपान में आज विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, जिला पंचायत के प्रतिनिधि बन सकते हैं, जनपद और पंचायत का निर्वाचन जीत सकते हैं, लेकिन समाज एक बड़ा दायरा होता है जी। और ख़ासकर यदि पूरे प्रदेश के निर्वाचन की बात कहें तो, क्योंकि संभव नहीं है कि एक व्यक्ति पूरे प्रदेश को एक एक घर को घूमकर समाज के लोगों से मिल सकता है। लेकिन यदि आपने कुछ काम किया होगा या समाज में आपने अपनी पहचान बनाई होगी, तभी उसका प्रतिफल मिलता है और लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। ये दोबारा जब मुझे पहली बार तो एक चुनौती थी, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया और संसदीय सचिव के पद में रहते हुए मैंने समाज के लिए चुनाव लड़ा। ये सबसे बड़ी बात होती है। लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया कि समाज का व्यक्ति विधायक है, जरूर उसे निर्वाचित करके भेजते हैं। मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। उसके बाद दूसरी बार फिर मेरे ही समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, एक बार आपको फिर इस समाज के नेतृत्व में आपको आगे आना चाहिए और समाज के नेतृत्व को आपको स्वीकार। मैंने कहा नहीं, मेरे एक कार्यकाल हो गया है, अब दूसरे को मौका। उन्होंने कहा कि जो आपने जो किया है और ख़ासकर प्रशासनिक पद में, मतलब इसमें राजनीति में उस पद पे रहते हुए आपने जो किया है, मैं समझता हूँ कि और दूसरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आना चाहिए। फिर मैंने उसके सहर्ष स्वीकार किया और जब समाज के ही व्यक्ति का मांग है और समाज के नेतृत्व करता लोग बोल रहे थे जरूर मुझे दोबारा आना चाहिए, फिर मैंने समाज की रंग में उतरा और समाज के लोगों से। अब दूसरी पहली बार जब विधायक आप बनते पहली बार तो स्वाभाविक के लोग आपको ट्रायल के रूप में देखते हैं। दूसरी बार जब आप निर्वाचित होते तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विश्वास यदि आपका बना हुआ है और जनता के प्रति आपकी जवाबदेही कितनी है, तब दोबारा जनता आपको चुन के भेजती है। ऐसी यदि मैंने समाज के लिए कुछ किया था तो समाज के व्यक्ति ने मुझे दोबारा निर्वाचित कर, दोबारा आशीर्वाद देकर मुझे समाज का नेतृत्व करने का मौका दिया है। निश्चित ही मेरे लिए छत्तीसगढ़ निषाद समाज एक एक व्यक्ति को नमन और प्रणाम करता हूँ जिसने दोबारा मुझ पर नेतृत्व का भरोसा किया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और आज उसी की बदौलत केवल छत्तीसगढ़ नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी सामाजिक स्तर की गतिविधि में शामिल होने का अगर मुझे अवसर मिलता है तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ निषाद समाज के एक व्यक्ति के आशीर्वाद का प्रतिफल है। इस भरोसे को निभाने की आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले समाज में जो एक सोच होती, संकीर्ण सोच, जब हम समाज के संगठन का दायित्व मुझे मिला, मैंने स्वीकार किया, तो उस समय गठन जो जिला स्तर पर समाज का जो रूप होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, उसमें व्यापकता नहीं थी। मैंने प्रयास किया कि पहले तो राजस्व परिसीमन के आधार पर, जिला के आधार पर पूरे प्रदेश में एक निर्वाचन हो और लोगों को समाज का नेतृत्व करे का अवसर मैंने प्रयास किया। और आज पूरे प्रदेश के 33 जिला है, 33 जिले में संगठनात्मक रूप से ढांचा तैयार है। 30 जिलों में निर्वाचन हो चुका है और 2-3 जिला बचे, उस प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि जब तक आप अपने क्षेत्र को नहीं फैलाएंगे, अपने दायरा को नहीं फैलाएंगे, समाज के लोगों को आपके नेतृत्व का कैसे लाभ मिलेगा या समाज के लोग कैसे नेतृत्व कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात। और उसी को लेकर मैंने चुनौती स्वीकार करके हर जगह जा करके जरूर ये प्रयास किया कि समाज के लोगों को संगठित करूँ, एकत्रित करूँ। और समाज में जो सबसे बड़ी बात होती है कि हर समाज वही सोचता है कि हमारा समाज सबसे पहले अगर कोई बात हुई समाज को संगठित करे और समाज में शिक्षा का प्रसार व्यापक हो। ये भी मैंने प्रयास किया है और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हो या सामाजिक स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाएं हम लोग करते हैं या फिर हम लोग जनरल नॉलेज की परीक्षाएं करते हैं जिसमें बढ़ चढ़ कर के हमारे समाज की प्रतिभा भाग लेते हैं।
और समाज की प्रतिभा जो है अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं, चाहे वो या शिक्षा के स्तर पे, नौकरी पे, व्यवसाय में, अन्य चीज़ों पे, उनको भी हम लोग सामाजिक मंच में उसे पुरस्कार करते हैं, उसे पुरस्कृत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को भी इनका एक अनुसरण करने का अवसर मिलता है और वो फिर उनके मन में भी एक ललक होती है कि हम लोग भी इस ऐसे चीज़ों में शामिल हों और समाज के मंच में हमारा भी सम्मान हो। तो धीरे धीरे हमने प्रयास किया है। फिर सर एक बड़ा मंच भी हमने सजाया है, युवक युवती परिचय सम्मेलन का प्रदेश स्तरीय हमारा मंच होता है, जिसमें पूरे राज्य भर के युवक युवती अपना परिचय देते हैं। और वहाँ हमने एक बढ़िया परिपाटी भी प्रारंभ की है कि आदर्श विवाह का। जी। तो लगातार समाज के लोगों ने जो सहयोग किया है, जिसके कारण आज ये परिपाटी भी हम लोग बराबर निभा रहे हैं और जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में समाज को एकत्रित करने का एक प्रयास हमारा निरंतर जारी है। तो पहले कार्यकाल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? पहले कार्यकाल में पूरे प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने केवल निषाद समाज नहीं, सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के हित के लिए सोचा। और आपको पता होगा लगभग करोड़ों रुपया हर समाज को उन्होंने सबसे पहले समाज की व्यवस्था के लिए भवन निर्माण के उन्होंने राशि आवंटित की। उसी क्रम में हमारे भी पूरे प्रदेश में निषाद समाज जहाँ जहाँ भी मांग किए वहाँ ज़मीन भी दिलाने का काम किए और वहाँ नगद राशि भी दिलाने का काम किए, चाहे वो बिलासपुर में हो, चाहे जांजगीर चांपा में हो, चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे बालोद में हो, चाहे धमतरी में हो, चाहे जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोगों ने मांग किए वहाँ पर व्यवस्था हमने देने का प्रयास किया। और सहर्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने समाज की मांगों को स्वीकार किया और धनराशि भी उपलब्ध कराई। और एक बड़ी हम लोग की सोच थी कि हमारा समाज जब हम प्रदेश स्तर आयोजन करते थे, कहीं ना कहीं किराए के भवन में संचालित होता है या किसी ग्राउंड में, तो हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमारा समाज गरीब समाज है, संगठनात्मक रूप से जरूर हमने प्रयास किया है कि विस्तृत रूप से कर सके। तो हमने निवेदन किया हमें भी रायपुर जैसे महानगर में एक जगह मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग जगह देख के बताइए। फिर हमने पुंडर जैसे जगह में VIP रोड में एक जगह देखा जो हमारे समाज के द्वारा ही उसे रखा गया था। फिर हमने सरकार से निवेदन किया और आज वो ज़मीन हमें 10% प्रवाजी ब्याज पर ज़मीन मिली और लगभग 12 लाख रुपये हमको सरकार को देना पड़ा। आज वो ज़मीन करोड़ों की लागत की कीमत से, जहाँ पर पूर्व सरकार के द्वारा हमें मांग के अनुरूप 1 करोड़ रुपये हमने राशि मांगी तो 1 करोड़ उन्होंने दिया था। और धीरे धीरे स्थानीय सांसद मोहन अग्रवाल जी के माध्यम से, स्थानीय विधायक हमारे मोतीलाल साहू जी के माध्यम से या नेतृत्व के माध्यम से वहाँ पर भी निर्माण काम की राशि जारी की गई है। ये बड़ी उपलब्धि पिछले कार्यकाल की रही है कि हमने पूरे प्रदेश में और महानगर में खासकर हमारे समाज की व्यवस्था के लिए हमने भवन का प्रयास किया और लगातार उसमें भी हम लोग कामयाबी हासिल किया। और धीरे धीरे ये जो शादियाँ हुई हैं 21 जोड़े, 51 जोड़े, 21 जोड़े, 11 जोड़े ऐसे करके, तो ये भी एक उपलब्धि है। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता की भावना आ रही है और समाज संगठित होने का एक काम चल रहा है। पिछले कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमी रही है जिसे आप इस कार्यकाल में सुधारना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं शिक्षा के स्तर पे चाह रहा हूँ कि समाज के एक एक व्यक्ति जो अर्थ के अभाव में जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, ऐसे लोगों को उनका प्लेटफॉर्म दिलाना है। तो उस स्तर पर मुझे एक प्रयास जारी और राष्ट्रीय स्तर भी हमने एक प्रयास किया है, चाहे हमारे समाज के केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी के माध्यम से हो या फिर राष्ट्रीय संत गोपालनंद गिरी महाराज के माध्यम से हो या फिर हमारे जिसको हम लोग अपना आराध्य मानते हैं, जिसके कारण पूरे समाज को जाना जाता है, सिंगवेरपुर के राजा गुनिसाद राज जी के वंशज डॉक्टर B.K. कश्यप, जिन्होंने हमें आराम से और हमें एक आश्वस्त भी किया है कि जब जब भी समाज को ज़रूरत पड़ेगी तो चाहे पुस्तकालय हो, चाहे लाइब्रेरी हो, अन्य गतिविधियों के लिए हम सहयोग करेंगे और बच्चों को बराबर अच्छी सुविधा और संसाधन दिलाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सत्र से हम शुरुआत करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में हमारे बच्चे चाहे वो राज्य स्तर की परीक्षा हो या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अपना प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे और उसे किसी प्रकार की संसाधन की कमी न होने दे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो हमने जिला और प्रदेश स्तर पर भी इसकी व्यवस्था करने का हमने प्रयास किया है। मछुआरों को आधुनिक तकनीकी, बीमा और बाजार से जोड़ने के लिए सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा व्यवसाय है। केवल अब ये हमारा, हम तो ऐसे अपना पुश्तैनी धंधा ही मानते हैं, लेकिन आज इस व्यवसाय में लगभग बाहर से भी लोग पारंगत हो करके, चाहे वो बंगाल से हों, चाहे मुसलमान कम्युनिटी के हों, यानी पिछड़ी जनजाति के हैं और आदिवासी समुदाय, सभी लोग इसमें शामिल हो गए क्योंकि इसमें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, बड़ा मौका भी है। तो लोग चाहते हैं कि परंपरागत इस मछली के व्यवसाय में जुड़कर आर्थिक आय अर्जित करें और अपने परिवार, अपने
घर परिवार का कम से कम व्यवस्था बनाने का काम करें। जी। तो जिस हिसाब से हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम सरकार की जो योजनाएं संचालित है उन योजनाओं के माध्यम से सबसे पहले अधिकार जो हमारा है, जिस प्रकार से जंगल में पहला अधिकार आदिवासियों का है, वैसे हमारे जल में सबसे पहले बार हमारा जल पोषित समुदाय का होता है, मछुआरा समुदाय का, चाहे वो केवट, धीवर, कहार, करा, भोई, मल्लाह, टुटुरिया, बात हम जो भी कर रहे हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि भाई ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में हमारे समुदाय के लोग नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको उनका आरक्षण का लाभ आदिवासी कम्युनिटी का, आदिवासी समाज को उनको मिले। लेकिन जहाँ मैदानी एरिया है, अन्य जगहों पर जहाँ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो, बांध के किनारे हो, चाहे नदी के किनारे हो, सबको उनका पूरा अधिकार मिले, ये हमने प्रयास किया। और पिछले सरकार में आपने देखा है कि मछली नीति एक बनी थी, जिसमें भरपूर हमने प्रयास। अब देखिए, जब कोई नीति बनता है तो ऐसा नहीं कि सर पूरे उस नीति का परिपालन हो जाए, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, तो हमने सुधारने का प्रयास किया है। और इस बार हमने सरकार से भी निवेदन किया है कि यदि आपको लगता है उस नीति में कुछ संशोधन करें तो कीजिए, ताकि हमारे मछुआरा समाज के लोगों को उसका लाभ मिल सके। और पूर्व की सरकार ने मछली पालन को कृषि में दर्जा दिया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छोटे छोटे परिवार हैं, छोटे छोटे मछुआरा समुदाय हैं, अगर 0% के ब्याज में लोन मिलता है तो निश्चित ही अपने व्यापार को बढ़ाने का एक काम करेंगे। ये हमने प्रारंभिक तौर पर उस समय शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसका लाभ भी मिलने लगा है। और उसके जितना ज़्यादा जागरूकता लोगों में आएगी, हमारे मछुआरे भाइयों के मन में आएगी, ज़रूर उनका लाभ लेंगे और अपने आप को समृद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। आप विधायक भी हैं और समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, क्या कभी दोनों भूमिकाओं में टकराव महसूस करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, समाज एक बड़ा चैलेंज होता है ना। आप विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, लेकिन समाज का जब चुनाव होता है तो समाज आसानी से किसी राजनीतिक व्यक्ति को स्वीकारती नहीं है। जो समाज चाहता है कि समाज के लोग समाज के हिसाब से काम करें। लेकिन यदि मुझ पर भरोसा किया तो कहीं ना कहीं उसमें मैं समझता हूँ मेरे लिए एक बड़ा सा अवसर समाज के लोगों ने दिया है, समाज के उन महानुभावों ने दिया, जिसके कारण मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा। और होती है कभी कभी क्या होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, कभी कभी राजनीतिक उसी समय कहीं कहीं पर दौरे काम कम हो जाता है, तो एक थोड़ी सी उहापोह की स्थिति आ जाए, फिर भी हमने उसे मैनेज करने का प्रयास करते हैं, ताकि दोनों कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे और राजनीति में भी अपना काम हो जाए और समाज में भी अपने लोगों को तक अपने पहुंचने का एक प्रयास है। और अभी लगातार शादियां भी हैं और शादी के चक्कर में बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो समाज का काम हो या राजनीतिक काम छूट जाता है, क्योंकि स्थानीय परिवार को भी देखना पड़ता है, क्षेत्र को भी देखना पड़ता है और पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी लोग अपना एक रिश्ते के रूप में जिनके साथ एक आत्मीय संबंध, उनका भी हमें न्योता स्वीकार करने कई जो चीज़ों महोत्सव में आयोजन में जाना पड़ता है। तो हमारे लिए राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी एक चैलेंज हो जाता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि दोनों में सामंजस्य बना के सुचारू रूप से हमारा कार्यक्रम चलता रहे। अगर पार्टी का निर्णय समाज हित में न हो तो आप किसके साथ खड़े होंगे? समाज के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, पार्टी कभी नहीं चाहिए कोई पार्टी किसी समाज का हित करे, क्योंकि उनको उन समाज का भी वोट लेना है, उन समाज के लोगों को भी लाभ दिलाना है। तो कभी कोई राजनीतिक पार्टी, मैं किसी कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं करूँगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहेगी कि व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से किसी समाज का विरोध करें। अगर लगता है कोई निर्णय अगर गलत होता है समाज के लिए, निश्चित मैं सबसे पहले समाज का व्यक्ति हूँ, जिस समाज की बदौलत आज अगर राजनीति में आया हूँ, तो मेरी पहले जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज के लिए अपना काम करूँ। और राजनीति में हूँ तो उस पार्टी को भी प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे अवसर दिया है, लेकिन अगर जहाँ गलत दिखाई दे तो ज़रूर मैं समाज के लिए पहले खड़ा होऊंगा। ये मेरे सबसे पहले प्राथमिकता होगी। इस कार्यकाल में समाज की स्थिति की आपने जो प्राथमिकता तय की है, यदि वो स्थिति नहीं बदलती तो ये जवाबदेही आप कैसे तय करेंगे? बिल्कुल, केवल मेरी व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं है, और जो समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, जो विभिन्न पदों पे हैं सरकार में, उनके साथ हम लोग बैठ के एक चर्चा करेंगे, सामूहिक चर्चा होगी। और जो समाज का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पे कर रहे हैं, जिला स्तर पे कर रहे हैं, समाज के लोगों से बैठ के, पूरे मछुआरा समुदाय के लोगों के पास बैठ कर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि इसमें कैसा कार्य किया जा सके। राजनीति की विचारधारा से हटकर हम लोग समाज की विचारधारा के बारे में बात करेंगे, ताकि आने वाला समय समाज को हम लोग जब नेतृत्व कर रहे हैं तो समाज को उसका लाभ मिले, ये हम सबका एक सामूहिक प्रयास होगी। क्या कभी ऐसा भी अवसर आया है कि आपने पार्टी लाइन से हटकर समाज हित में निर्णय लेने के लिए आगे आए हैं या हिम्मत दिखाई है? बिल्कुल हुआ है, कई अवसर आए हैं ऐसे, चाहे वो पिछले सरकार में जब हमने रहा है, मतलब नीति बनाने के बात हुई, या कई प्रकार के जब समाज के लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ,
तो पूर्व की सरकार में भी जहाँ जहाँ पर अत्याचार हुआ, हम वहाँ समाज के लोगों के साथ खड़े हुए। सरकार में जरूर थे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता की जिस समाज के साथ अन्याय हुआ है, चाहे उनकी हत्या हुई है, चाहे उनके खिलाफ गलत बातें हुई हैं, तो भी हमने समाज के साथ खड़ा हुआ है। और वही वर्तमान समय में भी हमारे समाज के बहुत से लोगों के ऊपर अत्याचार हुई, कुछ लोगों की हत्याएं कर दी, उसके साथ भी हम लोग खड़े हैं। तो इसमें भी पार्टी विचारधारा से कि हमारे साथ पार्टी की विचारधारा के लोग भी उसमें शामिल हुए, क्योंकि समाज के लोग के हित के बारे में भी हमने नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे होगा, फिर समाज के लोगों के प्रति हमारा विश्वास कैसे होगा। तो वो अलग होती है, समाज का दायित्व अलग होता है और राजनीतिक रूप से पार्टी रूप से अपना दायित्व अलग होता है। आज देखें तो निषाद केवट समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शिक्षा, रोजगार या पहचान? सबसे बड़ी बात है कि हम अपने रोज़गार को कैसे सुरक्षित कर सकें, है ना। क्योंकि आज पढ़े लिखने होने के बाद बहुत से ऐसे युवा वर्ग है जो उस व्यवसाय में जाना नहीं चाहते, वो नौकरी या फिर अन्य चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले कि जिस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, सबसे ज़्यादा अर्निंग है, उसमें भी हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत से युवा इसमें जागृत हुए हैं। शिक्षा तो सबसे ज़्यादा अनिवार्य है किसी भी समाज के लिए। यदि आप शिक्षित हैं तो आपके लिए केवल नौकरी आधार नहीं होता है, आप व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं। क्योंकि शिक्षा से आदमी की सोच बदलती है और जहाँ सोच बदलता है तो आदमी के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं और विचार के अनुरूप आदमी कार्य करने को अपना लगता है और उस कार्य के आधार पे वो अपने आप को मूल्यांकित करता है या अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने का एक प्रयास करता है। मछुआरा समाज के पारंपरिक जल स्रोतों पर अधिकार को लेकर आपकी क्या योजना है? मैंने पहले भी कहा आपसे और अभी भी कह रहा हूँ कि जल पोषित समुदाय हम लोग हैं। विभिन्न जातियों में ज़रूर हैं, लेकिन मछुआरा ही हैं और हमारा सबसे पारंपरिक व्यवसाय है कि मछली मारना। तो हम चाहते कि जहाँ जल पोषित जितने समुदाय हैं उसको उनका लाभ मिले और जल में जितने भी व्यवसाय हैं, अब बड़े बड़े ऐसे और जलाशय हैं जहां हमारे समुदाय के लोग के पास उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर पाते। तो हमने एक प्रयास किया और सरकार से भी आग्रह किया है कि आसपास के समूहों को, है ना, एकत्रित करके एक संगठन बना करके वो दे दे ताकि उनको उनका लाभ मिल सके। शुरुआती तौर पे ज़रूर कठिनाई होगी, लेकिन बस किसी चीज़ को करने के लिए जब तक आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा तब तक आपको उसका महत्व समझ में नहीं आता। तो हम लोग संघर्ष करने वाले हैं, जीवन भर हमने संघर्ष किया और आज तक आपने देखा है कभी किसी मछुआरा समुदाय को भीख मांगते आपने नहीं देखा, क्योंकि मेहनत का समाज है। वो चाहते हैं कि 100 रुपये, 200, 500 रुपये मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करें और अपने परिवार को कैसे शिक्षित रखें। आज ये जरूर महत्वपूर्ण बात होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जल पोषित जो समुदाय हैं, जल पे जो हमारा अधिकार है वो अधिकार से हमें वंचित मत करें, चाहे सरकार किसी की भी हो, जिससे हमारा परिवार चलता है, हमारा समुदाय चलता है, हमारा समाज चलता है और जिसके बदौलत हम लोग जाने जाते हैं। क्या समाज के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग से विकास बोर्ड या निगम है? जी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड भी है और मत्स्य महासंघ भी है, जिसके माध्यम से बराबर इस व्यवसाय के बारे में सरकार नज़र रखती है और निगरानी रखती है। अब उसका परिपालन कितना होता है वो वहाँ पर बैठे जनप्रतिनिधि तय करते हैं। उस बोर्ड में बैठे वो महत्वपूर्ण व्यक्ति तय करते हैं कि कैसे समाज के लोगों को इनका लाभ मिल सके। और ये केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप देखें तो मैं समझता हूँ, जिस हिसाब से मैंने देश का भ्रमण किया है, आदिवासी की जनसंख्या के अनुपात में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समुदाय है तो मछुआरा समुदाय है। क्योंकि आप जितना देखें समुद्र के एरिया में, कोस्टल एरिया जितने भी हैं, चाहे वो गुजरात में देखें, चाहे मुंबई में देखें, चाहे हैदराबाद में देखें, चाहे तमिलनाडु में देखें, चाहे जहाँ भी जितने बड़े सी एरिया है, सब जगह मछुआरा समाज है। उनकी गोत्र अलग है, जाति के हिसाब से अलग उल्लेखित है। अब हम यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं तो केवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह को जानते हैं, लेकिन वहीं बिहार में चले जाएँ, उत्तर प्रदेश में चले जाएँ तो अलग अलग ग्रुप में बैठे हैं। उसके बाद अगर हम लोग फिर तमिलनाडु में चले जाएं, केरल में चले जाएं, कर्नाटक में चले जाएं, हैदराबाद में चले जाएं, तो अलग अलग जातियों में। लेकिन आज पूरे देश के मछुआरा समुदाय एकत्रित हो चुके हैं। उनके जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे एमएलसी हों, चाहे विभिन्न पदों पर शासकीय सेवा में हों, सब अब एक होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि उनके समाज को उनका आरक्षण का लाभ भी है और समाज को जिस हिसाब से उनका परंपरागत व्यवसाय उससे वंचित न करें। ये राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति हमने बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग हर 2 महीने में
एक हमारी राष्ट्रीय समिति की बैठक होती, राष्ट्रीय समन्वय समिति जिसका नाम हमने बनाया है, और जहाँ लगभग देश के 150 से 200 समूह का एक संगठन बना है, जिसमें राज्य के विभिन्न राज्यों के उसमें मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं और समाज को नेतृत्व करने वाले लोग भी हैं। अब हमको लगता है कि हमारा संगठन पूरे देश में मजबूत रूप से खड़ा हुआ है, और चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब हम उस तरफ एक नज़र लगाए रखें, और आने वाला समय निश्चित ही मछुआरा समाज का एक उज्जवल भविष्य की ओर इंगित करता है। समाज के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल और कोचिंग को लेकर क्या रोड मैप है? बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा कि छात्रवृत्ति तो सरकार जो मापदंड करती है उसी आधार पर मिलता है। हमने प्रयास किया है कि जो मछुआरों के लिए एक अलग से जो महाविद्यालय संचालित है, मत्स्य वानिकी महाविद्यालय, उसमें समाज के बच्चों को 5% आरक्षण देने का हमने पिछली सरकार से बात की थी, वर्तमान सरकार से बात की है, तो लगातार उसका लाभ मिल रहा है। तो इस बार हमने मांग किया उसमें 10% के आरक्षण दिया जाए। सरकार के प्रमुख मैंने विधानसभा में मैंने मांग रखी है, और स्थानीय समुदाय के और समाज के नेतृत्वकर्ता के रूप में हमने बात रखी है। अब देखिए उसमें कितने प्रभावी रूप से सरकार कर पाती है। और रह बात कोचिंग की व्यवस्था के संबंध में, तो मैंने कहा है आपसे कि जैसे ही भवन रायपुर की राजधानी में निर्माण होता है, तो हम लोग वहाँ पर राज्य स्तरीय जो बच्चे चाहे विभिन्न जिलों से हों, वहाँ पर हम शुरुआत 50 छात्रों से करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं का, चाहे वो राज्य स्तर की परीक्षाएं हों या व्यापम की हों या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं। उसके लिए हम लोग रोड मैप पूरा तैयार कर चुके हैं, कैसे उनके साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना है, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ी मटेरियल की या सामग्री की या पुस्तकों की, उसके स्तर पर भी हम लोग ने देश स्तर पे हमारे जो समाज के नेतृत्व करते हैं उनसे भी बात की है, तो उन लोग भी उनका सहयोग किया है कि हम लोग एक बड़ा लाइब्रेरी देंगे ताकि बच्चों को किसी संसाधन की कमी मत हो। समाज के युवा राजनीति में आगे आए, इसके लिए क्या कोई मंच भी तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, सामाजिक स्तर पे मंच है, युवा प्रकोष्ठ का भी गठन हुआ है ना, और विधि प्रकोष्ठ का भी है, अन्य महिला प्रकोष्ठ है, कर्मचारी प्रकोष्ठ है, सामाजिक प्रकोष्ठ, ये सारे चीज़ें काम कर रहे हैं जी। और जहाँ जहाँ भी लगता है कि हमारे समाज के नेतृत्व में जो लोग आगे आना चाहते हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो या जनपद स्तर पे हो, जिला पंचायत पे हो, नगरीय निकाय पे हो, या जहाँ पर भी लगता है उनको अवसर मिले विधानसभा और लोकसभा स्तर पे भी, तो हम तैयारी कर रहे हैं कि वो किस स्तर पे उसका जनाधार है, कैसे उनकी मजबूती की जा सकती है, कैसे उनको राजनीति के आगे लाया जा सकता है। और हमने प्रयास भी किया, हमने अपनी विधानसभा में किया है, अपने जिले में किया है, और प्रदेश के अन्य जगहों पर भी हमने समाज के व्यक्ति को राजनीति में लाने का प्रयास किया, जिसके कारण बहुत से ऐसे हमारे समाज के व्यक्ति हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, राजनीति में आज अपनी बराबर सहभागिता के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो नगरीय निकाय में हो, चाहे जिला पंचायत में हो, चाहे जनपद में, पंचायत में हो। और स्वयं मैं भी आज विधानसभा में दूसरी बार विधायक चुन के आया, तो कहीं ना कहीं हम सब उसी समाज से निकले हुए व्यक्ति हैं जो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। निषाद केवट समाज को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि नीति निर्धारक कैसे बनाएंगे? अभी इस संबंध में लगभग व्यापक चर्चा भी हो रही है प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर। अभी हमारी लगातार बैठकें होती हैं, चाहे वो सरकार में हो रहे तब और विपक्ष में रहे तब। अभी इसको हम लोग अभी चाह रहे हैं कि एक संपूर्ण बैठक हम लोग मछुआरा समुदाय की सब एक सामूहिक बैठकें करेंगे, जिसमें नेतृत्व को लेकर, समाज के महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को लेकर, और समाज की जो एक महत्वपूर्ण बात चल रही है आरक्षण को लेकर। अगर आपके जहन में होगा तो सीपी बराड़ जब थे उस समय जब संविधान बना था, उसमें माझी समुदाय के अंतर्गत केवट, धीवर, कहार, कहरा, मल्लाह, भोई, तुतुरिया, बाथम सबको उसमें समाहित किया गया था। माझी के पर्यायवाची में सारे जात थे, लेकिन किन परिस्थितियों में और किन कारणों से हम लोग अपने अधिकारों से वंचित हो गए। 1950 के बाद हम लोग को अधिकार नहीं मिल पाया, लेकिन फिर जब बातें आई, नेतृत्व हुआ, संघर्ष हुआ, तो मध्य प्रदेश में उस समय माझी जो लिखते थे उनको फिर आरक्षण का लाभ मिला। लेकिन उसके बाद आज भी जो अधिकार से वंचित हैं, आरक्षण से वंचित हैं, लोग ये बोलते हैं कि अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग होनी चाहिए, तो हम लोग बोल रहे हैं हम लोग ऐसे भी सीपी बराड़ के और संविधान ने हमको अधिकार दिया था, तो हमारा आरक्षण है, हमारा अधिकार कैसे मिले। ये लड़ाई हम लोग पूरे देश स्तर पे कर रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे अन्य राज्य हों। लगातार संगठन में समाज के माध्यम से, अन्य माध्यम से, सरकार को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, धरना स्थल, सभा के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मंच बना है जिसके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा आयोजन करके सरकार
को भी और विपक्ष के लोगों को भी उसमें शामिल करके अपने अधिकारों की जो बातें आ रही हैं उस अधिकार को देने के लिए, उस अधिकार की लड़ाई में हम शामिल उनको करना चाहते हैं, ताकि उनको पता हो कि पूरा जलपोषित समुदाय जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो एक सबसे बड़ी कम्युनिटी के रूप में, सबसे बड़ी आबादी के रूप में उनको उसका अधिकार मिले, ये हमारा प्रयास है। और निश्चित है, लगता है, देखिए किसी चीज़ को करने के लिए संघर्ष तो करना पड़ता है, बगैर संघर्ष के कामयाबी तो नहीं मिलती। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जब हमारा समाज पूरी तरीके से जागृत हो चुका है देश के हर राज्यों में, तो लगता है कि ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज में कहीं न कहीं गुटबाजी देखने को मिलती है, उसे खत्म करने की दिशा में आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या पहल कर रहे हैं? निश्चित ही, जब आप कहीं कहीं पर कड़ाई करते हैं तो कुछ लोग हैं जो समाज की आड़ में अपने रोटी रोजी सेकते हैं। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमने जब इन विचारधारा के लोगों को देखा जो पुराने ख्यालात पे चल रहे हैं, कई जगह मैं जाता हूँ और देखने को प्रयास किया है, तो वो लोग केवल समाज की आड़ में अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि समाज का नेतृत्व करता होने के नाते, समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कि यदि हमने समाज ने हमको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पहले समाज हित के लिए काम करें। केवल समाज को आधार बना ले, समाज के निर्णय और नीति को फैसला करें और वो जो पैसे मिलता है उससे अपने परिवार चलाते, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। समाज ने आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है समाज के माध्यम से एक नेतृत्व करने का, समाज हित में न्याय करने का, तो आप बिल्कुल समाज के व्यक्ति हैं। समाज के व्यक्ति और समाज के लोगों को कैसा न्याय मिले, इसमें आप कार्य कीजिए। बाकी अगर आपको और कुछ करना है तो राजनीतिक रूप से आप बिल्कुल मंच में आइए, वहाँ आप जनप्रतिनिधि बनकर अलग रूप से काम कीजिए। लेकिन समाज ने आपको महत्व दिया है तो ज़रूर आपकी सोच भी समाज हित में होनी चाहिए, ताकि लोगों को हम पर विश्वास हो सके और समाज के लोगों को न्याय मिल सके। ये मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ। अंतिम सवाल के रूप में अपन जानना चाहेंगे कि समाज की युवाओं और महिलाओं के लिए आपका सीधा संदेश क्या है, क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारे समाज में महिलाएं समाज के मंच में नहीं आती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं संगठनात्मक रूप से भी महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा हर आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। चाहे परिचय सम्मेलन की बात करें, सामाजिक सम्मेलन की बात करें या अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है तो शिक्षा है। यदि शिक्षा नहीं होती तो बेटियां और महिलाएं समाज के मंच में नहीं आती, और आज बराबर रूप में महिलाएं आज समाज का नेतृत्व कर रही, मंच पर आकर बेबाकी से अपनी बातें कर रही। नौकरी में भी है, व्यवसाय में भी है, व्यापार में भी है और राजनीति में भी महिलाओं का स्थान बना है। और वैसे युवा साथी भी जिनको हमने नेतृत्व करने का अवसर दिया है, और युवा भी आज समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम तो युवाओं के भरोसे बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति उनका सोच आया है, भाई उनका विश्वास बदला है। तो जब तक आप नेतृत्व नहीं देंगे, चाहे युवा हों चाहे महिलाएं हैं, तब तक वो समाज की विचारधारा के साथ कैसे जुड़ेंगे। आज हमने उनको नेतृत्व दिया है, उन पर विश्वास किया है, जिसका प्रतिफल है कि आज समाज हजारों की संख्या में जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है, युवक युवतियों का समावेश होता है, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो जागरूकता है, उसके कारण आज समाज के मंच में बड़ी संख्या में युवक और युवतियाँ, महिलाओं का आना निश्चित हुआ है, और समाज के नेतृत्व में भी उन लोग का एक बड़ी आबादी के रूप में हमको देखने को मिलता है। आपने खुलकर अपनी बात लोक असर में रखे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। उम्मीद है यह बातचीत समाज को नई दिशा देगी। तो ये थे छत्तीसगढ़ प्रदेश निषाद समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक कुंवर सिंह निषाद जी। हम उनसे लोक असर के बेबाक बातचीत में चर्चा कर रहे थे समाज को लेकर। तो दोस्तों, यह बातचीत आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिए। साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। नमस्कार।